हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। ऑलमोस्ट 39 लेसन्स अब हम कर चुके हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने बेसिक नॉलेज लेसन नंबर 1, 2 और 3 ज़रूर देखे होंगे। अब आप क्रिटिकल रीजनिंग का अगर मास्टर आपको बनना है तो आपको आर्ग्यूमेंट्स को पहचानना ज़रूरी है। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स को, यानी कि आप अगर आपके सामने कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दिए हों तो आप पहचान सकें कि इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो प्रीमाइसेस हैं और कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि उसका कंक्लूजन है। कई बार कंक्लूजन नहीं दिया होगा तो हमें उसको क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि कंक्लूजन आपको निकालना होगा, बताना होगा कि कौन सा बेटर आंसर है जो पूरे के पूरे प्रीमाइसेस क्लेम करेंगे इन्फ्रेंशियली। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई मेरे पास कि आप हमें इन्फ्रेंस और एजम्पशंस और कोर्स ऑफ एक्शंस के बीच का डिफरेंस जरूर बताइए। मैं ये मान के चल रहा था थ्रू आउट, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा था, लेसन नंबर 32 से लेके 39 तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये मैं मान के चल रहा था कि आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर है, आप आर्ग्यूमेंट्स को पहचान पाते हैं। क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट पहचान पाएंगे तो आपके लिए इन्फ्रेंस और एजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शंस या कॉज इफेक्ट के क्वेश्चंस को देखना बहुत मुश्किल नहीं होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, फिर भी आज हम रिवाइज करेंगे इन सारी चीज़ों को और रिकैप करेंगे, और रिकैप करने से ये होगा कि हम अपने आप को फिर से इवेल्युएट कर पाएंगे। फिर वैसे ही रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चंस के ही माध्यम से, कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार दोबारा उजागर करते हैं। जो कुछ हमने अभी पढ़ा है अपनी तैयारी को देखेंगे। चलिए देखते हैं। मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि एक सवाल रह गया था जब हम IBPS SO का प्री वाला क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, तो वो क्वेश्चन भी पहले हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इन सारी बातों से जुड़ा हुआ है। तो इन्फ्रेंस और एजम्पशन को समझने से पहले आप इंडक्शन ज़रूर समझ लीजिए कि इंडक्शन जो हमने पढ़ा था और जो डिडक्शन हमने पढ़ा था, ये दो तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हमने देखे थे, डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। ये चीज़ को हम आज दोबारा से रिवाइज करते हुए फिर इन्फ्रेंस और एजम्पशन पे बढ़ेंगे। एक सवाल जो मैं लाया हूँ जिसमें हम इन्फ्रेंस और एजम्पशन दोनों देख लेंगे और दोनों का फर्क महसूस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पे। डायरेक्शंस पहले पढ़ेंगे आप। Below is given a passage followed by several possible inferences which can be drawn from the facts stated in the passage. अब हमें एक पैसेज दिया होगा, उसमें कुछ फैक्ट्स होंगे। फैक्ट्स, इन्फ्रेंस और जजमेंट्स का भी हमने सेशन कवर किया हुआ है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि फैक्ट क्या होता है। एक डेटा होगा जो दिया होगा जिसके बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स बने होंगे और उन स्टेटमेंट्स की मदद से एक पैसेज बना होगा जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉसिबल इन्फ्रेंसेस दिए होंगे ऑप्शंस में। हमें करना क्या है? वी हैव टू एग्जामिन ईच इन्फ्रेंस सेपरेटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज एंड डिसाइड अपॉन इट्स डिग्री ऑफ ट्रुथ और फॉल्सिसिटी। हमें बस ये देखना है कि क्या वो एक डेफिनेटली ट्रू होता हुआ दिखेगा फैक्ट्स में से, या वो एक प्रॉबली ट्रू होता हुआ दिखेगा, दो नॉट डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या होता है ये तो हमें क्लियरली पता है। जहां पर भी डेफिनेटली चीजें प्रूव होती हैं, यानी कि हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें कोई चीज 100% पता होगी, एकदम श्योरली पता होगी कि ये ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, तो वहां डिडक्शन होता है। ये हम रिवाइज करना चाह रहे हैं। और जहां प्रोबेबली ट्रू होता है, जिन्होंने लेसन नंबर 1, 2, 3 देखा होगा वो बता सकते हैं कि यहां पर इंडक्शन होता है। जहां पर चीजें प्रोबेबली फॉलो होंगी वो इंडक्शन होगा। तो प्रोबेबली ट्रू होंगे या प्रोबेबली फॉल्स होंगे, वहां इंडक्शन होगा, यानी कि उसके कुछ लाइकली चांसेस होंगे। जहां डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स होगा वहां डिडक्शन होगा। ठीक है, उसको हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। ये हमें पता है, ये हमने लेसन नंबर 1, 2 और 3 में देखा है, सीखा है, पढ़ा है, समझा है। ठीक है, आपको मार्क करना है आंसर 1 अगर इन्फ्रेंस बिल्कुल क्लियरली डेफिनेटली ट्रू होता हुआ दिखेगा पैसेज में से। आपको मार्क आंसर करना था नंबर 2 अगर वो प्रॉब्ली ट्रू हो रहा होगा। ठीक है, और अगर ये प्रॉब्ली फॉल्स होगा तो मार्क 4 करेंगे, और अगर डेफिनेटली फॉल्स होगा तो मार्क आंसर 5 करेंगे। मार्क आंसर 3 यहां पे लिखा है, मार्क आंसर 3 इफ द डेटा इज इनएडिक्वेट। अगर आप कुछ भी नहीं डिड्यूस कर पा रहे हैं, ना ही प्रॉब्ली ट्रू कर पा रहे हैं, ना प्रॉब्ली फॉल्स कर पा रहे हैं, ना डेफिनेटली ट्रू कर पा रहे हैं, ना डेफिनेटली फॉल्स कर पा रहे हैं, तो आप मार्क आंसर 3 करेंगे, यानी कि डेटा इनएडिक्वेट है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दैट इज द फैक्ट्स गिवन यू कैन नॉट से वेदर द इन्फ्रेंस इज द लाइकली टू बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलिए हम देखेंगे पैसेज। आप इसको क्लियरली फिर से पढ़ सकते हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, पैसेज ये रहा आपके सामने। तो पहले पैसेज को, जिस्ट को समझेंगे जैसे हमेशा हम समझते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज सो प्रिवलेंट
that virtually all businesses are likely to have employees who suffer from or may develop this condition। पहला प्रीमाइस क्लियरली ये बताता है कि वर्चुअली जितने भी बिजनेसेस हैं, यहाँ बिजनेसेस की बात हुई है, जितने भी वर्चुअली जितने भी बिजनेसेस हैं वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर एक लाइकली चांस है कि उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज प्रिवलेंट हमें देखने को मिलेगी उनके अंदर, ठीक है। हु सफ़र फ्रॉम और मे डेवलप, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक वो बंदे जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे और वो बंदे भी जो जिनमें ये धीरे धीरे डेवलप भी हो सकता है, ठीक है। यानी बिजनेसेस में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में, वहाँ पर ये चीज़ बहुत प्रिवलेंट हो चुकी है। हार्ट की डिजीज़ यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। पहले प्रेमाइस में बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत सारी चीज़ें बता दी गई, यहाँ क्या क्या बात हो रही थी, क्या क्या इको हो रहा था। बिजनेसेस इको हो रहे थे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो रही थी, लाइकली चांस दिखाया गया एम्प्लॉयज़ के बारे में जो कि ऑलरेडी सफ़र कर रहे होंगे या डेवलप कर चुके होंगे इन डिजीजेस को, ठीक है। बहुत कुछ समझ में आ गया हमें। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द रिसर्च शोज दैट बिटवीन 50 to 80% ऑफ ऑल पीपल हु सफ़र अ हार्ट अटैक आर एबल टू रिटर्न टू वर्क। क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया कि 50 से 80% लोग, यानी इंडक्शन दिखाया गया है, यहाँ बताने की कोशिश की है। पहले स्टेटमेंट में भी लाइकली बोला था आपने, दूसरे में भी 50 to 80% चांस की बात करी है आपने। तो रिसर्च शोज दैट 50 to 80% ऑफ ऑल पीपल हु सफर अ हार्ट अटैक आर एबल टू रिटर्न टू वर्क, मतलब जिनको हार्ट अटैक आ जाता है उसमें से 50 से 80% अपने काम पे वापस भी आ जाते हैं, ये रिसर्च ने शो किया है। However, this may not be possible if they have previously been involved in heavy physical work। अगर वो किसी फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व रहे हैं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इन सच केसेस इट मे बी पॉसिबल टू मूव द एम्प्लॉय टू द लाइटर ड्यूटीज़। ऐसा हो सकता है कि अब अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है और काम पे वो वापस आता है, तो हम उसको हो सकता है लाइटर ड्यूटीज़ दें, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क ना दें, क्योंकि बहुत ही रेयर ही लोग पहुंच पाते हैं वहाँ पर, मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि हार्ट अटैक के बाद आदमी उसी पोजीशन पे उतना स्ट्रेस वाला ले करके, ये हम अपने लॉजिकल इमोशनल सेंस से भी इन्फर कर सकते हैं कि अगर मेरे को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ गया होगा तो मैं उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फिर से क्यों जाऊँगा, और अगर जाऊँगा भी तो मुझे कुछ लाइटर ड्यूटीज़ दी जाएंगी विथ अप्रोप्रिएट रीट्रेनिंग वेयर नेसेसरी, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो बिजनेस हाउस होगा, वो अप्रोप्रिएट रीट्रेनिंग देगी, एक लाइटर स्टांस देगी आपको, एक थोड़ा सा हल्का काम देगी जहाँ पे स्ट्रेस कम होता होगा, ठीक है, जहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। सिमिलरली हाई प्रेशर स्ट्रेसफुल वर्क इवन वेयर इट डज नॉट इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। यहाँ तक कि जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो या बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जिस काम में, या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता हो, जहाँ भागना पड़ता हो या कहीं मूव करना पड़ता हो या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो, उसको भी अवॉइड कराया जाता होगा। ये अवॉइड करना चाहिए, ये ऑथर कह रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर शुड बी अवेयर ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द जॉब रोल्स फॉर एम्प्लॉयज़ विद अ कार्डियक कंडीशन। अब जिन एम्प्लॉयज़ के साथ कोई कार्डियक कंडीशन हो चुकी है या होने के चांसेस हैं या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, तो उनको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और फिर उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा। ड्यूटीज़ चेंज करनी होंगी या शफल करनी होंगी या कम देनी होंगी ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके, ठीक है। तो ओवरऑल कंटेंशन ऑफ द पैसेज क्लियर हो गया हो, आई होप। बहुत ही इंपॉर्टेंट था इन फैक्ट्स को समझना, क्योंकि जो 5 सवाल आपको नीचे दिख रहे हैं वो तभी आप आंसर कर पाओगे जब आपको पूरा जिस्ट समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक लाइन एक एक वर्ड का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं, क्या ये प्रॉब्ली ट्रू है या प्रॉब्ली फॉल्स है, या डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है, या इनएडिक्वेट है। Employees who suffer from cardiovascular diseases are mostly unable to return to work। क्या ये हमें कहीं दिखा, इको होता हुआ दिख रहा था? अब आपको सेकेंड लाइन में क्लियरली इन्होंने बताया था कि रिसर्च शोज दैट बिटवीन 50 to 80% ऑफ द ऑल पीपल हु सफर अ हार्ट अटैक आर एबल टू रिटर्न टू वर्क, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली बताया था कि 50 से 80% लोग वो थे जिनको हार्ट अटैक आ जाने के बावजूद भी दे यूज टू रिटर्न टू वर्क, मतलब वो काम पे वापस आ जाते थे। तो बाकी बचे कितने? 20 से लगभग 50% के रेशियो के जो बचा हुआ है वो अनेबल है, यानी कि वो नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पर ये बोलना कि वो मोस्टली अनेबल हो जाते हैं, जबकि आपका परसेंटेज कितना होगा? मात्र 20 से लेके 50% लोग ऐसे होंगे जो नहीं आ पाएंगे काम पे।
तो आप मोस्टली नहीं बोल सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को मोस्टली नहीं बोल सकते हो आप। तो ये आंसर क्या होगा, बहुत ही क्लियर आंसर होगा, ये डेफिनेटली फॉल्स है। जब आपने मोस्टली बोल दिया यानी कि आप बोल रहे हो ज़्यादातर लोग आ जाते हैं काम पे, अनेबल नहीं आ पाते हैं काम पे, जबकि ऐसा नहीं है। क्लियरली आपने बताया कि 50 से 80% लोग काम पे आ जाते हैं, तो सिर्फ 20 से 50% लोग ही ऐसे हैं जो नहीं आ पाते हैं। ये बहुत ही मोस्टली बोलना गलत होगा, क्योंकि 20 से 50% को मोस्टली नहीं बोला जाता है, ठीक है। बहुत ही लेस इंडक्शन है, बहुत ही कम इंडक्शन है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, बिल्कुल डेफिनेटली फॉल्स आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। Employees suffering from cardiovascular diseases are unable to handle stressful situations. अब यहाँ पर स्ट्रेसफुल वर्क की बात की गई थी, सिमिलरली हाई प्रेशर स्ट्रेसफुल वर्क की बात की गई थी, ठीक है। इसको अवॉइड करना चाहिए, ये बताया गया था यहाँ पर लास्ट सेकेंड लाइन में। अगर आप देखो वहाँ क्लियरली बोला था, सिमिलरली हाई प्रेशर स्ट्रेसफुल वर्क इवन वेयर इट डज नॉट इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। क्या उसको ये इको कर रहा है, एम्प्लॉइज सफरिंग फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज आर अनएबल टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली ये दिखा हमें, वहाँ पर क्लियरली दिखा हमें कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। क्यों, क्योंकि अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन दोगे आप उसको, तो फिर से वो हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाएंगे। तो मोस्ट डेफिनेटली ये भी ट्रू होगा, बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू आंसर होगा, ये हमें दिख रहा है वहाँ पे क्लियरली फॉलो अप होता हुआ दिख रहा था, ठीक है। इन्फर हुआ, प्रॉपर इन्फर हुआ, 100% इन्फर होता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली ट्रू है ये चीज़, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली हमें इस पूरे पैसेज के जिसने ये चीज़ बताई थी। चलिए तीसरा देखते हैं। एम्प्लॉइज अबव द एज ऑफ 50 आर फाउंड टू सफर फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब आपने कहीं पे भी थ्रू आउट एज ऑफ 50 की बात नहीं करी है, तो मैं इनएडुकेट बोलूंगा। हम ना कुछ ट्रू बोल सकते हैं ना फॉल्स बोल सकते हैं। 3 होगा मेरा आंसर, वी विल मार्क आंसर 3 बिकॉज डेटा इज इनएडुकेट। चलिए फोर्थ देखते हैं। फिजिकल एंड स्ट्रेसफुल वर्क डेफिनेटली लीड्स टू अ हार्ट अटैक। क्या ऐसा कुछ हमें दिखा है थ्रू आउट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज में? हाँ, स्ट्रेसफुल वर्क को अवॉइड करना चाहिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के केसेस में, पर क्या ये चीज़ ये उल्टा प्रूव होगी? क्या ये उल्टा जाएगा? क्या हम इसको इनएडिक्वेट बोलेंगे या प्रॉब्ली फॉल्स बोलेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर दोनों में से कोई एक होगा। ये तो हम समझ चुके हैं कि फिजिकल और स्ट्रेसफुल वर्क डेफिनेटली लीड्स टू अ हार्ट अटैक। ऐसा चांस हो सकता है, 50% चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि, क्योंकि थ्रू आउट जिस्ट में ये तो पता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ या जिसने कभी पहले कभी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ की और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशंस में रहा हो, तो बिजनेसेस में हमने देखा है कि ऐसा हो सकता है कि हार्ट अटैक आ जाए आपको। तो इस बात के चांसेस होंगे, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि इस बात के होने के चांसेस 50 to 60% होंगे। इंडक्शन हम देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर इंडक्शन यहाँ हमें थ्रू आउट पैसेज से मिला, ये हमारे बैक ऑफ माइंड में क्लियरली आ चुकी थी ये बात। तो हम इसको प्रॉब्ली क्या कह सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रू हो सकता है, इसके प्रॉब्ली होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हम इसको प्रॉबली ट्रू के उसमें रखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। डेफिनेटली तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ प्रॉब्ली ये चीज़ ट्रू हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज देखना है, बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो इन्होंने पूछा था एज ऑफ 50, तो वो तो हम बिल्कुल इनएडिक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एज ऑफ 50 कहीं दिखा ही नहीं था। लेकिन हमें फिजिकल और स्ट्रेसफुल वर्क दिखा है, और हमें हार्ट अटैक और के चांसेस होने के भी पता चले हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है मे डेवलप भी लिखा था, पहले स्टेटमेंट में आपने लिखा मे डेवलप, इसलिए ये प्रॉब्ली ट्रू होता हुआ आंसर होगा, ठीक है। इसको हम प्रॉब्ली ट्रू मार्क करेंगे। चलिए फिफ्थ देखते हैं। हार्ट डिजीजेज कैन अफेक्ट एम्प्लॉयज इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। बिल्कुल 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 ये हो सकता है, इसके होने के पूरे चांसेस हैं, बट वो चांसेस कितने हैं वो भी हमें मालूम है, वो लाइकली चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया था वर्चुअली ऑल बिजनेसेस, पहले स्टेटमेंट में बोला वर्चुअली ऑल बिजनेसेस, और यहाँ बोला था मे डेवलप। तो इसका मतलब लॉजिकली है, तो ये हम निकाल ही सकते थे कि इंडक्शन है। 50 to 60% आपने बोला लाइकली चांसेस हैं कि एम्प्लॉयज इफेक्ट हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्ली ट्रू होगा। ये भी हार्ट डिजीज कैन अफेक्ट एम्प्लॉयज इन एनी टाइप ऑफ, बिल्कुल प्रॉब्ली ट्रू आंसर होगा ये, ठीक है। इंडक्शन देख रहे हैं हम यहाँ पे, इंडक्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे क्लियरली, क्योंकि वो मोस्टली लाइकली चांस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको इंडक्शन क्लियर हो गया और इस सवाल के माध्यम से, तो हम इन्फरेंस और एजम्पशन को में डिफरेंशिएट कर सकें। चलिए बढ़ते हैं, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमें पढ़ना था। इस सवाल के माध्यम से हम ये देखेंगे कि इन्फरेंस और एजम्पशंस और कोर्स ऑफ एक्शंस में क्या फ़र्क होगा। सिंपल एक लाइन में मैं आपको क्लियरली ये बता देता हूँ कि इन्फरेंस हमेशा मिनी कंक्लूजन होता है,
यानी जो कुछ हमारे स्टेटमेंट्स पैसेज में दिए हैं उसमें से ही हम कुछ ना कुछ इन्फर करते हैं। पिछले सवाल में देखा हमने क्या क्या इन्फर हो रहा था, किसको हम प्रॉब्ली ट्रू बोल सकते थे, किसको हम डेफिनेटली ट्रू बोल सकते थे, जो 100% होता हुआ दिख रहा था, कुछ चीज़ें लाइकली चांसेस में दिख रही थी तो उसको हमने प्रॉब्ली ट्रू बोल दिया, लेकिन वो इन्फर तो हो रहे थे, ठीक है। लेकिन दोनों ही इम्प्लिसिट हैं, असम्पशन भी इम्प्लिसिट है, इन्फ्रेंस भी इम्प्लिसिट है, मतलब हमें दिखेंगे नहीं वो कहीं पे भी, लेकिन हमें लॉजिकली सेंस से निकालना है। एजम्पशन क्लियरली बहुत ही वेवर्ड अलग चीज हो जाएगी इन्फ्रेंस से। क्यों? क्योंकि एजम्पशन वो कंडीशन होती है, ये वो कंडीशन होती है जिसको मैं मान करके पूरा का पूरा अपना आर्ग्यूमेंट बनाता हूं। तो जब भी मुझसे पूछा जाएगा एजम्पशन, तो मैं उस सवाल जब मैं देखूंगा उस ऑप्शन को, तो मैं जरूर अपने आप से ये पूछूंगा कि क्या इसको मैं मान के चलूं ट्रू और अपना आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर लूं, क्रिएट कर लूं, बना लूं। अगर मुझे मिलेगा जवाब हाँ, तो इसका मतलब वो एजम्पशन है, और अगर मुझे जवाब मिलेगा ना, तो इसका मतलब कि वो एजम्पशन नहीं है। यानी उस प्री कंडीशन, उस प्रिजम्पशन, उस कंडीशन के बेसिस को मैं ट्रू मानूंगा और पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट बना दूंगा उसको मान करके, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मैं आर्ग्यूमेंट को नहीं बना पाया उस एजम्पशन को मान के, तो इसका मतलब वो एजम्पशन ही नहीं है। बहुत ही क्लियर डिफरेंस मिलेगा आपको एजम्पशन में और इन्फरेंस में। कंफ्यूज हो जाते हो आप, क्योंकि इन्फरेंस आपके दिमाग में चल रहा है, आप उसको एजम्पशन को देखते हो तो शायद क्या ये भी ट्रू हो जाएगा जी, वो तो आने वाले समय की बात होगी। यानी कि इन्फरेंस तो हम उसमें से डिड्यूस करेंगे, इंड्यूस करेंगे, हमें दिखेगा वहां से होता हुआ दिखेगा, आता हुआ दिखेगा, बट एजम्पशन तो वो कंडीशंस होंगी जिनके बेसिस पे वो आर्ग्यूमेंट बना होगा। बस यही बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि दोनों इम्प्लिसिट होते हैं इसलिए एक जैसे लगते हैं, बट आपको अपने क्रिटिकल सेंस का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप ये चीज़ का फर्क नहीं महसूस कर पाएंगे। कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होते हैं, क्लियरली हमें पता है। कोर्स ऑफ एक्शंस वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो दिया होगा उसका सोल्यूशन जहां दिखने लगेगा वो कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। बहुत ही क्लियर डिफरेंस मिलेगा आपको। इस सवाल के माध्यम से हम तीनों चीज़ों को देख लेंगे, तो इसलिए सवाल ज़रूरी था आज डिस्कस करना। तो चलिए सवाल देख लेते हैं पहले। सैटेलाइट इमेजेस इंडिकेटिंग अ 3-fold राइज in Punjab farm fires from the same period last year and the highest number of farm fires in 4 years fly in the face of governmental claims of remedial action। बहुत सारी बातें बता दी गई एक ही लाइन के अंदर। सैटेलाइट इमेजेस की बात करी है आपने, अब वो इंडिकेट क्या कर रही हैं, आपने सैटेलाइट से कोई फोटो खींचे, इंडिकेट किया 3-fold राइज इन पंजाब फार्म फायर्स, मतलब पंजाब के जो वहाँ पर जो खेत हैं वहाँ पर जो आग लगी है उनमें 3 गुना ज़्यादा थ्रेशोल्ड बढ़ता हुआ दिखा लास्ट ईयर से, और हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्म फायर्स, जब नंबर ऑफ फायर्स भी बहुत बढ़ चुकी हैं लास्ट 4 साल के अंदर, वहाँ से जो दिख रहा है आपको सैटेलाइट इमेज से। अब गवर्नमेंट कहती है, जो क्लेम करती है कि हमने कोई रेमेडियल एक्शंस लिए हैं ताकि फार्म फायर्स ना आए, अब हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि वो घेरे में आएगी, वो यहाँ बताया है ऑथर ने। द फायर्स अकाउंटेड फॉर 17% ऑफ दिल्लीज एयर पॉल्यूशन एंड फर्दर स्पाइक्स आर एक्सपेक्टेड। यानी पॉल्यूशन जो दिल्ली में बढ़ गया है, अब यहाँ हरियाणा से आप सीधा आ गए, सॉरी पंजाब से आप यहाँ पर सीधा दिल्ली की पॉल्यूशन की बात करने लग गए, ठीक है। आपने बोला कि जो 17% दिल्ली का एयर पॉल्यूशन है वो फार्म फायर्स अकाउंट करते हैं, एंड फर्दर स्पाइक्स आर एक्सपेक्टेड, मतलब और भी ये हो सकता है ये बढ़ जाए, नंबर 17 से 20 हो जाए, 20 से 25 हो जाए, यानी 25% अगर ये बढ़ जाता है एयर पॉल्यूशन दिल्ली का, तो उसके पीछे का कारण फार्म फायर्स है। अब यहाँ ये क्या मान के चल रहे होंगे जब आप इस तरीके की स्टेटमेंट देते हो? ऑब्वियसली आप ये मान के चल रहे हो कि बाकी चीज़ें इतनी कंसिडरेबल नहीं है। 80% कहाँ गया, बाकी का 83% किस वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इस बारे में आपने कोई माना नहीं, कोई कंडीशन नहीं ली है इस बात को लेकर के। आप मान के चल रहे थे कि बाकी 83% से अभी हमें बात नहीं करनी, अभी हम फार्म फायर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बैक ऑफ माइंड में चलना शुरू हो चुका है कि 83% कहाँ चला गया, बाकी एयर पॉल्यूशन के बारे में आप जब बात कर रहे हैं दिल्ली के, तो वो कहाँ चला गया, अब उसकी कंडीशन बनना शुरू हो चुकी है आपके माइंड में। तो चलिए, हमें तर्क करना तो आना ही चाहिए, हमें यही चीज़ सीखनी है। क्रिटिकल रीजनिंग में तो मेन तर्क करना, आपसे डिसीजन मेकिंग देखी जाती है आपकी, कैसे आप अपने आर्ग्यूमेंट को, जिस्ट को समझ के एक नया डिसीजन, अच्छा डिसीजन ले पाओगे। चलिए देखते हैं कि अब क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए 7 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इस पैसेज के बाद, जो कि और ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें से क्या कुछ इन्फर हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है एजम्पशंस हो, क्या कुछ इसमें से कोर्स ऑफ एक्शंस हो सकते हैं। ये मैं हिंट अभी ही दे दे रहा हूँ ताकि आप इस डिफरेंस को समझ पाएं कि एजम्पशन और इन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस होता है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। एज एयर क्वालिटी डिक्लाइंड, अ फेमिलियर पॉलिटिकल ब्लेम गेम बिटवीन हरियाणा एंड दिल्ली इज बाउंड टू बी एंस्यूड।
अब यहाँ पर एक बात होने लगी है, एक इन्फॉर्मेशन दे दी इन्होंने कि जब एयर क्वालिटी डिक्लाइन हुई, एयर पोल्यूशन में बढ़ोतरी हुई दिल्ली के, तो एक पॉलिटिकल गेम स्टार्ट हो गया है, ब्लेम गेम का। यानी सब एक दूसरे को पॉलिटिकली हैरेस करेंगे इस बात को लेकर के कि हरियाणा वाले कहेंगे कि दिल्ली में पोल्यूशन उनके बाकी चीज़ों के कारण की वजह से हो रहा है, और दिल्ली वाले हरियाणा को कहेंगे कि फार्म फायर्स की वजह से उनका पोल्यूशन बढ़ गया है। क्या पैसेज के से रिलेशन दिख रहा है? कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल दिख रहा है। क्या ये कोई एक एजम्पशन है? क्या ये कोई कोर्स ऑफ एक्शन है? क्या कोई ये इन्फरेंस है? जी नहीं, ये बिल्कुल ही एक्सटेंसिक बात करिए, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने पैसेज में ऐड कर दी है। अब आप पॉलिटिकल गेम बेम की बात कर रहे हो, हम वहाँ पर बात कर रहे थे गवर्नमेंटल क्लेम ऑफ रेमेडियल एक्शन की, यानी गवर्नमेंट कुछ रेमेडीज करती है लेकिन उसके लिए उनको अब फेस करना पड़ेगा लोगों का गुस्सा कि आप फार्म फायर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये 4 गुना बढ़ चुके हैं नंबर्स में, और उसके अलावा 3 गुना इसमें ज़्यादा राइज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंटल क्लेम्स की बात हो रही थी, लेकिन अब आप यहाँ पॉलिटिकल गेम ब्लेम की बात करने लग गए। तो ये सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, तो मैं इसको थ्रू आउट रिजेक्ट करूंगा। किसी भी तरीके से ना कोर्स ऑफ एक्शन है, ना इन्फ्रेंस है, और ना ही कोई एजम्पशन है। चलिए ऑप्शन 2 देखते हैं। देयर इज अ सीरियस इशू ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम इन दी फार्म्स ऑफ पंजाब। अब ये तो कंफर्म है कि पंजाब में फार्म फायर्स हो रही हैं, गवर्नमेंट उस पर रेमेडी नहीं लगा पा रही, कुछ कर नहीं पा रही है उसके बारे में ज़्यादा कुछ, दिल्ली में उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ चुका है। तो क्या मैं ये इन्फर कर पा रहा हूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है पंजाब में, वहाँ पर वो लोग किसी तरह मैनेज नहीं कर रहे हैं इस सिचुएशन को, जो खेतों में बचा कुचा जो रेसिड्यू है, क्रॉप रेसिड्यू है, उसको वो लोग प्रॉपरली वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तभी उनको किसानों को उसको जल्दी से जला देना पड़ रहा है। ये क्लियर हम अपने लॉजिकल सेंस में कंडीशन बना चुके थे कि ये क्लियर इन्फर होता हुआ दिखा था हमें कि वहाँ पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस बात को लेकर के। और ये दोनों बातों को जोड़ के बोला जा सकता है, जब गवर्नमेंटल रेमेडी की बात की गई, यानी गवर्नमेंट का फेलियर है कहीं ना कहीं पंजाब में, वहाँ पर फार्म फायर्स बढ़ती चली जा रही है, यानी कि कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक ये क्लियरली इन्फर होता हुआ दिख रहा है हमें। क्या इसको मान के मैं पूरा आर्ग्यूमेंट बना सकता हूँ? जी नहीं, इसको मान के मैं पूरा आर्ग्यूमेंट तो अभी नहीं बना सकता हूँ, हाँ, लेकिन ये इन्फर जरूर कर सकता हूँ लॉजिकली। तो इसका मतलब ये एजम्पशन नहीं है और ये इन्फरेंस की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। फार्मर्स आर नाउ इन अ मैड रश फॉर टू बर्न पैडी स्टबल एज द सोइंग ऑफ पैडी इज परमिटेड क्लोजर टू द मानसून्स विच हैज पुश्ड द खरीफ हार्वेस्ट अनकंफर्टेबली नियर टू रबी सोइंग। अब यहाँ पर एक कॉसेशन देने की कोशिश की गई कि क्यों ऐसा इफेक्ट आ रहा है। फार्मर्स पैडी को जलाने के लिए क्यों रश करते हैं? क्यों? क्योंकि आपने पहले ही डिले कर दिया है मानसून में आपने कहा कि 1 महीना बाद करो, तो 1 महीने के बाद वो जब अपना पैडी ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जब वो रबी क्रॉप तक पहुंचेंगे तो उनको बहुत जल्दी करना होगा, उनको बहुत जल्दी से अपना सफाई करनी होगी नए खेत में और उसको नए तरीके से जोतना होगा ताकि रबी की क्रॉप को वो जल्दी से जल्दी जनवरी फरवरी के महीने के अंदर ही उसको जल्दी से अपना सो कर सकें। तो ये क्लियरली इन्फर होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि फार्म फायर्स के पीछे का कारण आपने दे दिया, काफ़ी हद तक ये इन्फ्लुएंस की श्रेणी में जाएगा। ठीक है, ये भी हम बैक ऑफ माइंड में इन्फर कर सकते हैं कि फार्म फायर्स का कारण ये हो सकता है। बहुत अच्छा, ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 4 भी देख लेते हैं। To tackle farm fires, market and ecology distorting incentives for paddy, a crop not endemic to Haryana और पंजाब must end। अब यहाँ पे टैकल, जो पहला शब्द आपने पढ़ लिया टैकल फार्म फायर्स, यानी कि कोई कोर्स ऑफ एक्शन बताने की कोशिश की गई होगी, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन बताने की कोशिश की गई होगी, तो इसका मतलब ये कोर्स ऑफ एक्शन होगा। हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस ये देखना था टू टैकल फार्म फायर्स, बस जहां हमने देख लिया हमें बाकी चीज़ें इग्नोर कर देनी है और ये मान के चलना है कि ये करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, इसको एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 5 देखते हैं। दिस ईयर्स बिग होप इज अ माइक्रोबायबल डिकम्पोजर विच कैन टर्न क्रॉप रेसिड्यू इनटू मैन्योर इन 20 to 25 days, सर्टेनली लेस मशीन इंटेंसिव बट परहैप्स मोर फार्मर फ्रेंडली। ये भी एक कोर्स ऑफ एक्शन देने की कोशिश की गई है कि एक माइक्रोबायबल डिकम्पोजर होगा जो मदद करेगा अब हमको क्रॉप रेसिड्यू को खत्म करने में, वो उसको खाद में कन्वर्ट कर देगा। मैन्योर का मतलब खाद होगा, 20 से 25 दिन में वो खाद बन जाएगी और फिर वो उसका कॉस्टिंग कम हो जाएगी फार्मर की, उसको खाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस जिस चीज़ को वो जला रहा था उससे एयर पॉल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी होप है, यानी कि एक बहुत अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन हो सकता है, जहां पर भी सोल्यूशन दिखने लगे वो एक कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है।
ठीक है, चलिए ऑप्शन 6 देखते हैं। वेस्ट बर्निंग इन न्यू दिल्ली इज नॉट बीइंग कंसिडर्ड एज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन एज कंपेयर टू फार्म फायर्स इन पंजाब। अब मैंने आपसे वहां बताया था कि 17% में से जो 83% है आप उसको एज्यूम कर चुके हैं कि दिल्ली में जो वेस्ट को बर्न किया जा रहा है उसको और एयर पोल्यूशन के लिए नहीं कंसिडर किया गया, या दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें फार्म फायर्स को ही मेन प्रॉब्लम को लेकर के आपने आगे बढ़े आर्ग्यूमेंट में। आपने इस चीज़ को बिल्कुल कंडीशन को बिल्कुल दरकिनार करके रहे, इसको एज्यूम कर लिया कि नहीं अब वो तो मेजर कॉज नहीं है एयर पोल्यूशन का, जो कुछ बाकी सारे के रीजंस हैं दिल्ली में जो वेस्ट बर्निंग होती होगी, जो लोग लकड़ी जला देते होंगे सर्दियों के मौसम में और आग तापते होंगे उसकी वजह से, या टायर को बर्न करने की वजह से जो पोल्यूशन होता होगा, उसको आपने कंसिडर ही नहीं किया और आपने पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट बनाया कि फार्म फायर्स की वजह से ही दिल्ली का 17% एयर पोल्यूशन बढ़ा है। ठीक है, तो क्या वो एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कंडीशन है जिसको लेकर के एज्यूम कर लूं, मैं ट्रू मान लूं और फिर पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट बना दूं? क्या वो ये प्री कंडीशन दिख रही है आर्ग्यूमेंट से पहले की, यानी कि वो नींव जिसके ऊपर पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट बनाया जा सके? बिल्कुल, ये वो क्लियर एजम्पशन है, ये वो क्लियर एजम्पशन है जो बताएगा आपको कि जिस पर मैं पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर सकता हूं। आपने इस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया कि बाकी 83% क्या चीज़ करती है, एयर पोल्यूशन को बढ़ाती है, घटाती है, किस वजह से होता है, इसको आपने दरकिनार किया और सिर्फ 17% फार्म फायर्स को लेकर के पूरा आर्ग्यूमेंट बना दिया। बिल्कुल क्लियर एजम्पशन होगा ये, बिल्कुल क्लियर एजम्पशन दिखेगा आपको ये। ठीक है, ऑप्शन 7 देखते हैं। सेंट्रल स्टेट पॉलिसी रिस्पॉन्सेज स्पॉन फ्रेश प्रॉब्लम्स और डेट्रीमेंटल आउटकम्स रिक्वायरिंग मोर ब्यूरोक्रेटिक और टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस। जहां सोल्यूशंस दिखा यानी कि ये कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बात कर रहा होगा। ब्यूरोक्रेटिक और टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस होने चाहिए क्योंकि सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे करके उस चीज़ का कोर्स ऑफ एक्शन देने की कोशिश की गई है, तो ये क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। यानी 4th, 5th और 7th बिल्कुल क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन दिखेंगे। 6th आपको एजम्पशन दिखेगा, 2 और 3 इन्फ्रेंस दिखेगा और पहला बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द पैसेज थी। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पर सवाल पूछा ही गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी करेक्टली इन्फर्ड, तो हम बोल सकते हैं क्या, ऑप्शन डी, बोथ 2 and 3 विल बी दी क्लियर इन्फ्रेंसेस। ठीक है, और अगर हमसे एजम्पशन पूछा होता तो हम क्या बोलते, ओनली 6th। तो यहाँ पर सवाल में दिया भी हुआ है, इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो एक सवाल ये भी पूछा गया था इसी पैसेज के बेस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एज्यूम फ्रॉम द गिवन पैसेज, तो हम बोलते ओनली सी, यानी ओनली 6, सी ऑप्शन पे टिक करते हैं, ओनली 6। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आप। और इसी के साथ मैं इस पूरे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर हुई हो कि इन्फरेंस, एजम्पशन और कोर्स ऑफ एक्शन का क्या डिफरेंस होता है। आप पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। टिल देन मेरी तरफ से जय हिंद।